विषय हिंदी, कक्षा 9, पाठ 3, सामले सपनों की याद। लेखक जाबिर हुसैन। सर्वप्रथम हम जाबिर हुसैन जी के जीवन परिचय पर प्रकाश डालेंगे। जाबिर हुसैन का जन्म सन 1945 में गांव नौनही, राजगीर, जिला नालंदा, बिहार में हुआ। अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक रहे। सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और मंत्री बने। सन 1995 से बिहार विधान परिषद के सभापति हैं। जाबिर हुसैन हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी तीनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ लेखन करते रहे हैं। उनकी हिंदी रचनाओं में जो आगे हैं डोला, बीबी का मज़ार, अतीत का चेहरा, लौंगा, एक नदी रेत भरी प्रमुख है। अपने लंबे राजनीतिक सामाजिक जीवन के अनुभवों में उपस्थित आम आदमी के संघर्षों को उन्होंने अपने साहित्य में प्रकट किया है। संघर्षरत आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तियों पर लिखी गई उनकी डायरियाँ चर्चित, प्रशंसित हुई हैं। जाबिर हुसैन ने डायरी विद्या में एक अभिनव प्रयोग किया है, जो अपनी प्रस्तुत शैली और शिल्प में नवीन है। प्रस्तुत पाठ जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालेम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। सालेम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सामले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। सालेम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। यहाँ भाषा की रवानी और अभिव्यक्ति की शैली दिल को छूती है। संस्मरण क्या होता है? स्मृति के आधार पर किसी विषय पर अथवा किसी व्यक्ति पर लिखित आलेख। तो ये जो सामले सपनों की याद है, यह लेखक द्वारा, जाबिर हुसैन जी द्वारा लिखा हुआ एक संस्मरण है। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सामले सपनों का एक हुजूम कहते हैं भीड़ से मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। अग्रसर आगे बढ़ना, कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालेम अली। जो ये भीड़ है उसमें कौन चल रहा है आगे? सालेम अली। अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए। उनका अंत हो चुका है, उनकी मृत्यु हो चुकी है और लेखक बता रहे हैं कि वह अपना आखिरी सफ़र तय कर रहे हैं। लेकिन यह सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से सालेम अली का यह आखिरी पलायन है। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं, जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देखकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। मतलब जब किसी की मृत्यु हो जाए तो उसे कोई भी लौटा नहीं सकता। मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। मृत्यु हो जाने के बाद तो लेखक बोल रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कि जो इंसान मर चुका है उसे कोई भी जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सालेम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना
चाहते हैं। ये उनकी भूल है, ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों निर्झर झरना को वो प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है। एहसास की ऐसी ही एक ऊबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालेम अली। जो सालेम अली थे वो क्या करते थे कि पक्षियों की आवाज़, जो मधुर आवाज़ होती थी, उसे सुनते ही उनके अंदर तक आनंद से वो भाव विभोर हो जाते थे। पता नहीं, अब लेखक बता रहे हैं, पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी। मतलब ये बात इतिहास में लिखी हुई है कि वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण ने रासलीला करी थी और शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। और उन्होंने, भगवान कृष्ण ने क्या किया था कि जो गोपियां थी उनके साथ शरारतें की थी। कम माखन भरे भांडे फोड़े थे और दूध छाली से अपने मुंह भरे थे। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छांव में विश्राम किया था। कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी। और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी। पता नहीं यह सब कब हुआ था, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज़ पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमजोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालेम अली के नाम से जानते हैं। जो सालेम अली जी थे वो थोड़े कमज़ोर जैसे थे। उम्र को सती तक पहुंचने में थोड़े ही दिन तो बचे रहे थे। मतलब जो उनकी उम्र थी वो काफ़ी थी। मतलब 100 साल के होने में उन्हें थोड़ा ही समय बचा था। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो। अब लेखक बता रहे हैं कि उन्होंने बहुत लंबी लंबी यात्राएं की थी, तो हो सकता है उनका शरीर कमज़ोर हो गया हो और कैंसर जैसी घातक बीमारी उन्हें हो गई थी, तो उसकी वजह से भी उनका शरीर कमज़ोर हो गया था। लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। सालेम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। उन जैसा वर्ड वॉचर शायद ही कोई हुआ हो, लेकिन एकांत क्षणों में सालेम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। सालेम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। उनके लिए प्रकृति में
हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। इसके गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफ़ी मदद पहुंचाई थी। उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफ़ी मदद पहुंचाई थी। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालेम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। वे प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालेम अली ने उनके सामने रखा, उसने उनकी आंखें नम कर दी थी। सालेम अली जी साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने के लिए उस समय जो प्रधानमंत्री हमारे चौधरी चरण सिंह थे उनसे मिले कि इसे हम किस तरह से बचा सकें। उनसे इसलिए मिले क्योंकि जो चौधरी साहब थे वह गांव से जुड़े हुए थे, वो गांव के ही रहने वाले थे। आज सालेम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है, कौन बचा है जो अब सौंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? कौन बचा है जो हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? सालेम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ अ स्पैरो। मुझे याद आ गया, D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखे। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा, मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है, मुझसे भी ज़्यादा जानती है। वो सचमुच इतना खुला खुला और सदा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना। ये बात कौन कह रहा है? लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा बता रही हैं लॉरेंस के बारे में। जब लोगों ने उससे पूछा कि कुछ कहें आप उनके बारे में, तो वो ये बात कह रही हैं, मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गौरैया उसके बारे में और हम दोनों ही के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है। अब जो फ्रीडा हैं लॉरेंस की पत्नी, वो बता रही हैं कि हम दोनों के बारे में जो पक्षी हैं, जो मेरी छत पर बैठी गौरैया है, वो ज़्यादा जानती है। जटिल प्राणियों के लिए सालेम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। जटिल मतलब कठिन, जो स्वभाव से कठिन लोग होते हैं उनके लिए वो हमेशा ही एक पहेली की तरह बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से घायल होकर गिरने वाली नीलकंठ की वह गौरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज की नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। बचपन में सालेम अली की एयरगन से एक गौरैया घायल हो गई थी। तब से उनके दिल में पक्षियों के प्रति प्रेम जाग गया था। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। जो लॉरेंस थे वो भी पक्षियों से बहुत प्रेम करते थे। उन्हीं की तरह जो सालेम अली थे वो भी पक्षियों से प्यार करने लग गए। सालेम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी मतलब घुमक्कड़ी घूमना से परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं। लोग सोचते हैं क्योंकि उनकी तो मृत्यु हो गई है, तो लोग सोच रहे हैं कि आज भी वह कहीं खोज में निकले हुए हैं।
और बस अभी गली में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। लोगों को लग रहा है कि वो अभी लौट आएंगे। जब तक वो नहीं लौटते क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मेरी आंखें नम हैं सालिम अली, तुम लौटोगे ना? नमस्कार।